हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू डीएस गुरुजी। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं आरआरबी के लिए पॉलिटी के अति संभावित महत्वपूर्ण प्रश्न। पॉलिटी के 30 ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। इंडियन पॉलिटी या राज व्यवस्था आपके सिलेबस का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसी से जुड़े प्रश्नों को करेंगे। अगर आपको इन प्रश्नों का आंसर मालूम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बता सकते हो। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संसद का सदस्य न होते हुए भी संसद को संबोधित कर सकता है? वो व्यक्ति जो संसद का सदस्य नहीं है, संसद का कोई भी पार्ट नहीं है, उसका मेंबर नहीं है, फिर भी वो संसद को संबोधित कर सकता है। ऐसा व्यक्ति कौन होता है? भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो होते हैं वो नहीं कर सकते हैं। भारत के मुख्य न्यायमूर्ति को भी ये हक नहीं दिया गया है, उनको भी ये जो है प्रदान नहीं है। इसके अलावा भारत का सॉलिसिटर जनरल भी ये कार्य नहीं कर सकता है। ये कार्य जो कर सकता है वो होता है भारत का अटॉर्नी जनरल। भारत का जो भी अटॉर्नी जनरल होता है वो भले ही संसद का सदस्य ना हो, लेकिन फिर भी वो संसद को संबोधित कर सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। निम्नलिखित में से किसे संसद द्वारा नहीं हटाया जा सकता? वो चीज या वो कार्यालय या वो स्थान या वो मंत्रालय जिसे संसद के द्वारा नहीं हटाया जा सकता है। पहला है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। तो दोस्तों, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को संसद द्वारा हटाया जा सकता है। भारत का महान्यायवादी जो होता है उसे संसद द्वारा नहीं हटाया जा सकता है। सेकंड ऑप्शन, बी ऑप्शन इस प्रश्न में करेक्ट होगा, इसे संसद द्वारा नहीं हटाया जा सकता है। महान्यायवादी विधि सलाहकार है। महान्यायवादी जो होता है इसे संसद द्वारा हटाया नहीं जा सकता है। और ये जो सलाहकार होता है, ये सलाहकार होता है भारत सरकार का, विधि सलाहकार होता है ये भारत सरकार का। बी ऑप्शन इसमें सही होगा और इसे संसद द्वारा नहीं हटाया जा सकता है। किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है? कोई भी राज्य है उसका उच्चतम विधि अधिकारी, उसका जो उच्चतम विधि अधिकारी होता है वो अटॉर्नी जनरल नहीं होता है, वो होता है एडवोकेट जनरल, जो उच्चतम विधि अधिकारी होता है किसी भी राज्य का भारतीय राज व्यवस्था के अकॉर्डिंग। बी ऑप्शन इस प्रश्न में अपना सही होगा। केंद्र सरकार के व्यय को नियंत्रित करता है। केंद्र सरकार के द्वारा जो भी व्यय होता है, जो भी खर्च होता है, वो किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? इसके बारे में जानना है। आंसर अगर मालूम है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। संसद नहीं कर सकता, संसद उसके व्यय को नियंत्रित। राष्ट्रपति भी केंद्र सरकार के व्यय में कोई भी भागीदारी नहीं दे सकता है और उसको ना ही नियंत्रित कर सकता है, ना ही केंद्रीय वित्त मंत्री के हाथ में हो सकता है, हाथ में है कि वो केंद्र सरकार के व्यय को नियंत्रित करे। ये हाथ में होता है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के, कि वो केंद्र सरकार के व्यय को भी नियंत्रित कर सकता है। डी ऑप्शन इस प्रश्न में अपना सही होगा। इसके बाद है केग। अब केग से जुड़ी जानकारी, केग से जुड़े प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। ये एक महत्वपूर्ण संस्था है। केग की नियुक्ति की अवधि कितनी होती है? केग की जो नियुक्ति की अवधि होती है वो कितनी होती है? इसकी नियुक्ति की अवधि होती है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले पूर्ण हो उसमें इसकी नियुक्ति की अवधि होती है। बी ऑप्शन इसमें सही होगा। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर कौन सी समिति कार्य करती है? भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इनके द्वारा अगर कोई रिपोर्ट या प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाए तो इसके आधार पर कौन सी समिति गठित की जाती है जो कार्य कर सकती है? वो समिति कौन सी है? तो वो समिति होती है लोक लेखा समिति, जो इसके प्रतिवेदन के आधार पर कार्य करती है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के विषय में सही है? वो कथन जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के विषय में सही है, वो कथन यहाँ पर होगा, इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इसकी नियुक्ति जो की जाती है, इसकी नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। संविधान की किस अनुसूची में क्षेत्रीय भाषाओं का उल्लेख है? संविधान की 8वीं अनुसूची है जिसमें क्षेत्रीय भाषाओं का उल्लेख है। इसका आंसर आप सभी को मालूम होगा। इसके बाद का प्रश्न है, किस भाषा को राजभाषा का दर्जा कौन दे सकता है? कोई भी भाषा है, जैसे हिंदी मान लीजिए, इंग्लिश मान लीजिए, संस्कृत मान लीजिए, इसके अलावा कोई भी ओल्ड लैंग्वेज मान लीजिए,
उसको राजभाषा का दर्जा देने का अधिकार किसको है? कौन उसको राजभाषा का दर्जा दे सकता है? तो वो है संसद। संसद के अलावा ना राष्ट्रपति को अधिकार है, ना राजभाषा आयोग को अधिकार है, ना राज्य विधानमंडल को अधिकार है। केवल संसद ही एकमात्र ऐसी जगह है जो किसी भी भाषा को राजभाषा का दर्जा दे सकती है। सी ऑप्शन इसमें सही होगा। निम्नलिखित में से किस भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं सूची में शामिल नहीं किया गया है? भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में भाषाओं की जानकारी दी गई है। कौन कौन सी भाषाएं उसमें शामिल है ये भी बताया गया है। तो इसमें कौन सी भाषा शामिल नहीं है? तो वो लैंग्वेज है संथाली। तो संविधान की 8वीं अनुसूची में है। मिजो एक ऐसी लैंग्वेज है जो नहीं है। बी ऑप्शन इसमें सही होगा। मणिपुरी और बोडो भी इसमें शामिल है। राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। राज्य में अगर संवैधानिक तंत्र जो है वो विफल हो जाता है तो राष्ट्रपति शासन कौन से अनुच्छेद के तहत लागू किया जाता है? तो वो अनुच्छेद है अनुच्छेद नंबर 356, जिसके तहत अगर राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए, वहां की कानूनी व्यवस्था विफल हो जाए, तो वहां पर राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है। और इसका वर्णन मिलता है संविधान के अनुच्छेद 356 में। अनुच्छेद 352, 356 और 360 का संबंध किससे है? इन अनुच्छेदों का जो संबंध है वो है इमरजेंसी से, आपातकाल से इसका संबंध है। राष्ट्रपति द्वारा किस आपातकाल की घोषणा की जा सकती है? राष्ट्रपति द्वारा जिस आपातकाल की घोषणा की जा सकती है वो है वित्तीय आपात भी राष्ट्रपति घोषित कर सकता है, राष्ट्रीय आपातकाल भी राष्ट्रपति के द्वारा घोषित किया जा सकता है, और राज्य संवैधानिक आपातकाल भी घोषित किया जा सकता है। तो तीनों ही ऑप्शन यहाँ पर सही है। डी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति द्वारा की जा चुकी है? अब तक 3 बार जो है राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति के द्वारा की जा चुकी है। सी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान है? भारतीय संविधान का वो भाग जिसमें पंचायती राज से संबंधित प्रावधान है वो भाग है भाग 9, जिसमें इसका वर्णन है पंचायती समिति का गठन होता है। पंचायती समिति जो होती है तो इसका गठन होता है प्रखंड स्तर पर। सी ऑप्शन इसमें सही होगा। पंचायती राज को मजबूती प्रदान की गई है। संविधान का कौन सा संशोधन है जिसके तहत पंचायती राज को मजबूती प्रदान की गई है? वो है 73वां संविधान संशोधन, जिसके तहत पंचायती राज को मजबूती मिली है। 74वें संविधान संशोधन का संबंध है, जो 74वां संविधान संशोधन है उसका संबंध है नगर निगम से, ये संबंधित है। इसके बाद का प्रश्न है सबसे पहले पंचायती राज कहाँ लागू किया गया था? सबसे पहले पंचायती राज लागू किया गया था, ये था राजस्थान में। डी ऑप्शन इसमें सही होगा। पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु सीमा होनी चाहिए। पंचायत चुनावों के लिए न्यूनतम आयु सीमा 21 ईयर्स तो होनी ही चाहिए मिनिमम। डी ऑप्शन इसमें सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा पंचायती राज के कार्यक्षेत्र में नहीं आता? जो पंचायती राज के कार्यक्षेत्र में नहीं आता है वो इसमें होगा माध्यमिक शिक्षा, क्योंकि ये राज्य के अधिकार में आता है, पंचायती राज के अधिकार में नहीं आता। कृषि उत्पादन पंचायती राज के अधिकार क्षेत्र में आता है, और ग्रामीण सड़कें भी इसी के कार्यक्षेत्र में आती है, लेकिन माध्यमिक शिक्षा नहीं आती है। अशोक मेहता समिति का संबंध है। अशोक मेहता समिति संबंधित है पंचायती राज से। पंचायती राज संस्थान के अधिकतम आयु का स्रोत क्या है? इसके अधिकतम आयु का स्रोत है सहकारी अनुदान। भाषाई आधार पर गठित भारत का प्रथम राज्य था। भाषाई आधार पर गठित भारत का प्रथम राज्य था आंध्र प्रदेश। भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? भारतीय संविधान जो नागरिकता प्रदान करता है वो नागरिकता होती है एकल नागरिकता। संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा संघ एवं राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया? वो अनुच्छेद है अनुच्छेद नंबर 315, जिसके तहत बताया गया कि किसी भी राज्य हो या संघ हो उसके लिए एक लोक सेवा आयोग का गठन होगा। इसलिए वर्तमान में प्रत्येक राज्य में एक लोक सेवा आयोग है। और संघ लोक सेवा आयोग के बारे में तो आपको मालूम ही होगा। पांडिचेरी को किस वर्ष भारतीय संघ में शामिल किया गया? पांडिचेरी को भारतीय संघ में शामिल किया गया था 1959 में। भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे है? भारतीय संघ है उसमें किसी भी राज्य को सम्मिलित करने का जो अधिकार होता है वो अधिकार होता है संसद को। भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया?
भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हुआ था 1953 में। तो दोस्तों ये थे इंडियन पॉलिटी से जुड़े, भारतीय राज्य व्यवस्था से जुड़े आगामी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस वीडियो में इतना ही। बाकी जानकारी के लिए आप DS गुरुजी के साथ जुड़े रहें। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।